नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएसएलआर में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको एक नए चैप्टर में एंटर कर दिया था क्योंकि हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, मैंने आपको कासिम के चैप्टर का एंड कर दिया था, अंत कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से दाहिर को पराजित करके कासिम ने पूरे सिंध क्षेत्र पर भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। परंतु दोस्तों, आपको यहां पर आपने देखा होगा कि उसने जो है भारत के मध्य क्षेत्र में, यानी जो वास्तविक भारत का जो रूप है, वहां पर प्रवेश नहीं कर पाया। अब उसके पीछे एक रीजन ये था कि भारत के अंदर बहुत ही मजबूत और ताकतवर शासक हुआ करते थे। दोस्तों, ये वो टाइम था जब भारत के अंदर के ही शासन का ही एक कार्यकाल चल रहा था। यहाँ पर भारत के अंदर कई सारे राजवंश थे जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, अपनी ताकत को दिखा रहे थे और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। तो दोस्तों, उसी के क्रम में हम लोगों ने जो अगला चरण प्रवेश किया था, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कन्नौज जो सत्ता का जो परिवर्तन हो गया था मगध से, क्योंकि प्राचीन जो प्रमुख क्षेत्र था वो मगध हुआ करता था, दिल्ली अभी वो सेंटर नहीं बन पाया है। तो क्या होता है कि मगध से जो है सत्ता का परिवर्तन जो हो जाता है, प्रमुख केंद्र जो होता है वो अब कन्नौज हो जाता है। अब यहाँ से कन्नौज क्यों होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसका जो मेन रीजन होता है वो हर्षवर्धन होता है। हर्षवर्धन ने कैपिटल को चेंज किया था और उसके बाद से यशोवर्मन, ललितादित्य मुक्तापीठ और इसके लिए संघर्ष होना शुरू हो जाता है। साथ में अंतिम में कौन होता है, वहां पर आयुध वंश का वहां पर स्थापना हो जाती है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी पावर किसी ऐसे व्यक्ति के इंसान में नहीं होती जो स्वयं कमजोर हो। यदि कोई किसी कमजोर के हाथ में पावर आ जाती है तो उसके हाथ से वो पावर जाने में उसके बहुत वक्त नहीं लगता। दोस्तों, वही होता है यहाँ पर। आयुध वंश एक कमजोर वंश होता है जहां पर उसके स्वयं के दो पुत्रों, वज्रायुध जो होता है उसके स्वयं के दो पुत्र इंद्रायुध और चक्रायुध के बीच में सत्ता के उत्तराधिकार के लिए जो है संघर्ष हो रहा होता है। इतने प्रमुख सत्ता के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा होता है और इसी संघर्ष के लिए यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी अन्य प्रमुख राजवंश होते हैं जो उसके इर्द गिर्द के होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था गुर्जर प्रतिहार। दोस्तों, क्योंकि हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर रहे हैं और त्रिपक्षीय संघर्ष का जो तीन पक्ष हैं उन पक्षों की मैं बात कर रहा हूं और ये बेहद शक्तिशाली पक्ष रहे हैं अपने अपने क्षेत्र के। तो दोस्तों, ये तीन कौन से पक्ष होते हैं? गुर्जर प्रतिहार होते हैं। दोस्तों, इनका जो विस्तार होता है वो आपका गुजरात से लेकर के मध्य भारत तक के क्षेत्र में, काफी बड़े क्षेत्र में होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों पाल वंश होता है। ये बंगाल, बिहार और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का वास्तविक जो वर्तमान का जो रूप है वहां तक ये कवर करके रखे होते हैं। और राष्ट्रकूट के दोस्तों महाराष्ट्र यानी दक्षिण भारत के थोड़ा बढ़ चुके होते हैं, मालवा के प्रमुख क्षेत्र पर इनका अधिकार होता है। तो दोस्तों, ये तीन प्रमुख वंश होते हैं, तीन प्रमुख पक्ष होते हैं दोस्तों, और इन्होंने मिलकर के कन्नौज की सत्ता के लिए एक बहुत ही बड़ा त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ कर दिया था। दोस्तों देखिए, वैसे तो आप याद रखिएगा यहां पर वो टाइम चल रहा है जहां पर कोई विदेशी आक्रमण भारत पर नहीं हो रहा होता है। कासिम के आक्रमण के पश्चात भारत में आक्रमण नहीं होते हैं विदेशी लगभग 200 साल के आसपास तक, और लोगों के मन में ये भावना पैठ कर जाती है कि अब हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं होने वाला। तो यहां पर से जो होता है वो मेन भारत के अंदर का संघर्ष शुरू हो जाता है। कुछ इतिहासकार इस त्रिपक्षीय संघर्ष को एंशिएंट हिस्ट्री में डाल देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर डालना बेहद जरूरी होगा क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके बाद ये टाइम शुरू होता है और दोस्तों यहाँ पर जो संघर्ष शुरू होता है ये 6 चरणों का संघर्ष होता है। लगभग 100 से 150 साल के आसपास का टाइम बीतता है, बहुत लंबा टाइम होता है दोस्तों। कई सारी पीढ़ियां गुजरती है। आपको मैं आज यही बताने जा रहा हूं, आप इस स्ट्रक्चर को तैयार कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तीन पक्षों को मैंने उल्टे ट्रायंगल से दिखाया था ताकि आप ये समझ सकें कि गुर्जर प्रतिहार जो है, यदि आप भारत के मैप में देखेंगे तो ये गुजरात की तरफ दिखते हैं। तो आप उसके बाद पाल जो है वो बंगाल में दिखते हैं और जो राष्ट्रकूट होते हैं वो दक्षिण में दिखते हैं। तो उनको यदि आप मिलाएंगे आपस में मैप में तो एक ट्रायंगल आपको उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा। तो वही मैंने आपको बना के दिखाया, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि भारत के अंदर सत्ता के संघर्ष के लिए जो गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से आए थे पीढ़ियां। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर वत्सराज आते हैं। वत्सराज वो व्यक्ति होता है जिसने सबसे पहले संघर्ष किया होता है। आपको मैंने टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, ये बोल नहीं रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन बन जाया करते हैं। वत्सराज से ये शुरुआत होती है। उसके बाद नागभट्ट आता है जो बहुत ताकतवर होता है, नागभट्ट, वत्सराज, फिर रामभद्र भी आता है, इसके कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद मिहिर भोज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर महेंद्रपाल। तो ये वत्सराज, नागभट्ट और मिहिर भोज, ये तीनों का जो है रोल होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों पाल वंश की। पाल में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो धर्मपाल होता है। धर्मपाल का रोल बहुत जबरदस्त था। धर्मपाल ने काफी ज्यादा वर्क किया था यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष में, काफी लंबे वक्त तक रहा है। तो दोस्तों ये देखिए धर्मपाल का टाइम पीरियड 770 ईस्वी से 810
ईस्वी तक का टाइम होता है। उसके बाद देवपाल। तो दोस्तों इस वंश में ये दो बेहद महत्वपूर्ण लोग थे। विग्रहपाल और नारायणपाल का रोल काफी ज्यादा वीक होता है, तो वो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की दोस्तों। तो राष्ट्रकूट में ध्रुव ये सबसे पहला व्यक्ति होता है जो इस संघर्ष में कूदता है। और उसके बाद दोस्तों गोविंद तृतीय ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, और अमोघ वर्ष भी इंपॉर्टेंट है, और कृष्ण सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये सारे वो राजा थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। तो दोस्तों चलिए शुरू कर देते हैं अपने त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण की को। और दोस्तों आपको याद रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है ये तीन इन लोगों के आरंभिक शासकों के बीच में ही होता है, वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव। तो देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पर एक दिखाया है आपको, मैं इसको एक फिगर के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है कि गुर्जर प्रतिहार वंशी का जो शासक होता है ये वत्सराज होता है, आपको मैंने पीछे दिखाया भी। तो दोस्तों ये करते क्या है कि ये काफी अपने क्षेत्र में काफी सारे अच्छे युद्धों को जीत चुका होता है, जिस कारण से इसके हौसले काफी बुलंद होते हैं। और मैंने आपको बताया कि कन्नौज पर इंद्रायुध नामक शासक जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, चक्रायुध नामक शासक जो है वो वहां पर काम कर रहा होता है। ऐसे में जब चक्रायुध कर रहा होता है और उसके भाई इंद्रायुध का भी उससे काफी भयंकर संघर्ष हो रहा होता है, तो ये उस उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे पहले हस्तांतरित करने के लिए, मतलब क्या बोल दूं, हस्तक्षेप करने के लिए वत्सराज आते हैं। वत्सराज दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी दो भाई लड़ेंगे तो कोई ना कोई उसका उठाने का प्रयास करेगा, वही होता है। चक्रायुध वहां का शासक है, इंद्रायुध का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर वत्सराज वहां पर आते हैं, सपोर्ट करने के लिए, मतलब उनके उत्तराधिकार के लिए आते हैं। लेकिन उसका जो मेन मकसद होता है, जो छुपा हुआ मकसद होता है, वो कन्नौज पर अपना कब्जा करना होता है। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तो क्या करते हैं दोस्तों, ये वत्सराज सबसे पहला व्यक्ति होता है जो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ करता है, वो दोस्तों वत्सराज होता है। वत्सराज क्या करते हैं, कन्नौज पर अटैक करते हैं और इंद्रायुध को वहां का शासक बना देते हैं, चक्रायुध को हरा करके। चक्रायुध वहां से भाग जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से चक्रायुध का यहाँ से काम खत्म हो जाता है और इंद्रायुध वहां का शासक बन जाता है, बन गया। कठपुतली शासक है, आपको पता है प्रतिहार वंशी शासक वत्सराज का ही वहां पर शासन होगा। इंद्रायुध तो वहां पर केवल कठपुतली के रूप में कार्य कर रहा था, ठीक है। जब यहाँ पर इसकी जीत हो जाती है, कन्नौज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मैंने इसकी इंपॉर्टेंस का भी पिछले क्लास में जिक्र किया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया था ये, ठीक है। तो अब वत्सराज ने वहां पर अटैक किया, इंद्रायुध को वहां का शासक बना दिया। ऐसे में क्या होता है कि वत्सराज अभी भी किसी को और को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि ये रुकते नहीं है वहां पर। दोस्तों कन्नौज में कानपुर के आगे ये क्षेत्र पड़ता है, वहां से ये अटैक करने के बाद ये प्रयाग की ओर बढ़ जाते हैं, यानी अपने फतेहपुर से ही होकर के प्रयाग की ओर जाते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं, कन्नौज से ये कानपुर जाएंगे, माफ कीजिएगा प्रयागराज जाएंगे, तो ये फतेहपुर से होकर के गुजरेंगे। तो दोस्तों ये वहां से जाते हैं प्रयागराज। अब दोस्तों आज का प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ये वहां पर जाते हैं। और दोस्तों ये जो प्रयागराज जो क्षेत्र होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, दोआब भी ये भी है, और इसकी इंपॉर्टेंस भी लगभग कन्नौज जैसी ही थी। कालांतर में इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। और हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र भी उस वक्त से रहा है, हमेशा से ये हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो प्रयाग क्षेत्र होता है दोस्तों, ये धर्मपाल के अंडर में हुआ करता था। तो जब धर्मपाल ये देखता है कि एक दूसरा शासक, प्रतिहार वंशी शासक, उसके राज्य में अटैक कर रहा है, तो धर्मपाल को बिल्कुल पसंद नहीं आता और ये भी अपनी सेना लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रयाग के क्षेत्र पर प्रथम चरण में प्रयाग के क्षेत्र पर वत्सराज और धर्मपाल का एक भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध का परिणाम यह निकलता है कि धर्मपाल अपने क्षेत्र को हार जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि वत्सराज यहाँ पर लगातार दो बड़े बड़े युद्ध लड़ करके आ रहा होता है। इसने पहले चक्रायुध को पराजित किया होता है और कन्नौज पर सत्ता को प्राप्त की होती है, और उसके बाद प्रयागराज में अटैक करके प्रयागराज को भी जीत लिया होता है। ऐसे में धर्मपाल यहाँ पर एक पराजित शासक हो जाता है। वत्सराज यहाँ पर एक विनर के रूप में उभरता है, लेकिन कई 2-3 युद्ध लड़ने के कारण उसकी जो है शक्ति जो होती है थोड़ी डाउन हो जाती है, थक जाता है, उसकी सेना भी डाउन हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर ध्रुव, जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया था, ध्रुव धारावर्ष ये शासक होता है राष्ट्रकूट वंशी, ये इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए आता है, क्योंकि वो देखता है कि उत्तर की दो महान शक्तियां, एक पराजित हो चुकी हैं और दूसरी इतना युद्ध लड़ चुकी है कि वो थक चुकी है। ऐसे में ये इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए आते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, अटैक कर देते हैं वत्सराज के ऊपर। वत्सराज के ऊपर अटैक करते हैं, वत्सराज संभल नहीं पाते और वत्सराज इस युद्ध को हार जाते हैं। दोस्तों वत्सराज हारते हैं और तुरंत ये ध्रुव धर्मपाल को भी पराजित कर देते हैं। तो दोस्तों उत्तर के दोनों प्रमुख ताकतों को हराने के बाद ध्रुव वास्तविक रूप में प्रथम चरण के अंत में इस पूरे प्रथम चरण का विनर बन के निकलता है, क्योंकि ये कन्नौज पर जीत हासिल कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अंत होता है प्रथम चरण का, और ये किसको शासक बना देता है दोस्तों, ध्रुव जो होते हैं ये इंद्रायुध को शासक बना रहने देते हैं, इंद्रायुध को ही शासक बना रहने देते हैं। लेकिन अब इंद्रायुध
वत्सराज के अंडर में नहीं बल्कि ध्रुव के अंडर में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रथम चरण का अंत हो जाता है और इसके विनर के रूप में ध्रुव निकल करके आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम चरण का विजेता कौन था, तो आपको यह रखना है ध्रुव था। यदि आपसे पूछा जाए कि जो है इस प्रथम चरण का आरंभ किसने किया या त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किसने किया, तो दोस्तों आपको याद रखना है वत्सराज था। प्रतिहार वंशी शासक वत्सराज, ये सारे शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से प्रथम चरण का अंत हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे चरण की। दोस्तों दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण की भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहती है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। अभी भी देखिए दोस्तों शासक यहां पर चेंज नहीं हुए हैं। दोस्तों इसके साउथ में आपको याद रखना है कि यहां पर एक नया शासक आ जाता है, बल्कि उत्तर में वत्सराज और धर्मपाल ही होते हैं, बल्कि साउथ में क्या होता है, यहां पर गोविंद तृतीय जो कि ध्रुव धारावश का पुत्र होता है, ये यहाँ पर शासक बनकर के निकल के आता है, गोविंद तृतीय। अब दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी और इसका मैटर क्या था, इसको समझ लीजिए। दोस्तों जब क्या होता है कि जब ध्रुव प्रथम चरण को जीत लेता है तो वो तुरंत अपने राज्य पे वापस लौटता है, क्योंकि उसके राज्य से काफ़ी दूर हुआ करता था प्रयाग, तो ऐसे में उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है उस जगह को संभालना। तो ये वहाँ से वापस लौटता है अपने क्षेत्र पर अपने राज्य को जीतने के लिए, और अपने राज्य के अंदर की जो अन्य सीमावर्ती समस्याएं हो रही थी, क्योंकि इसका राज्य जो राष्ट्रकूट वंश था ये भी दक्षिण की समस्याओं में लगा हुआ था। साउथ में चालुक्य वंश भी था, इसके अलावा पल्लव, तो इन सबसे इसके लगातार युद्ध चला करते थे। साथ ही साथ इसके यहाँ भी सत्ता का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ध्रुव के दो पुत्र थे, एक गोविंद था और एक दूसरा स्तंभ था। दूसरा जो पुत्र था दोस्तों उसका नाम था स्तंभ। तो वहाँ पर भी सत्ता का संघर्ष चल रहा था। तो ऐसे में ध्रुव काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और इस क्षेत्र को छोड़ करके वो साउथ में वापस पुनः अपने क्षेत्र पर लौट आता है। तो यहाँ से एक मौका मिलता है धर्मपाल को। धर्मपाल के लिए बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि वत्सराज जो है एक युद्ध को हारने के बाद काफ़ी ज़्यादा टूट चुका होता है और वो तैयार नहीं रहता है पुनः उस युद्ध के लिए। ठीक है, तो वत्सराज जो है तैयार नहीं होता। धर्मपाल जो है भले ही 2 हार प्राप्त कर चुका होता है, लेकिन इसके मन में वो लालसा होती है कि मैंने अपने क्षेत्र को हराया है, उसके बाद अपमानित महसूस कर रहा था, क्योंकि अपना क्षेत्र पहली बात तो एक इसने हारा, अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सका, दूसरी बात इसने 2 शासकों से लगातार पराजय हासिल करी, पराजित हुआ। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा अपमानित था और लगातार उस अपमान के कड़वे घूंट को पी रहा था, और इसने वक्त नहीं गंवाया। जिसको मौका मिला इसने अपने क्या किया, इसने पुनः अटैक किया कन्नौज के क्षेत्र पर। कन्नौज के क्षेत्र पर पुनः अटैक किया और क्या किया, इंद्रायुध को पराजित करके फिर से देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, जिसको इन्होंने बनाया था, जो ध्रुव के अंडर में आ गया था इंद्रायुध, ये इसको हरा देते हैं और पुनः चक्रायुध को वहाँ का शासक बना देते हैं। तो दोस्तों ये जो दोनों भाई होते हैं ये बिल्कुल मंदिर की घंटी जैसे होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा राजपाल यादव को, कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ कि कोई भी आ रहा है मुझे बजा रहा हो। तो दोस्तों ये मंदिर के घंटे जैसे ही हो जाते हैं। जो भी वहाँ पर जीत हासिल करता है वो दोनों भाइयों को बदलता रहता है और काम करता रहता है। तो दोस्तों ये दोनों एक कठपुतली के रूप में ही शासन करते रहते हैं। तो दोस्तों अब जो है धर्मपाल वहाँ पर जीत करके चक्रायुध को शासक बना देते हैं। वत्सराज यहाँ पर शून्य होते हैं, ऐसे में वत्सराज यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं होते। इसके अतिरिक्त गोविंद जो सेकंड होता है, माफ कीजिएगा गोविंद थर्ड होता है, ये ध्रुव का पुत्र होता है और अपने भाई को हरा करके, स्तंभ को पराजित करके ये राष्ट्रकूट वंश का शासक बन जाता है। तो अगला जो शासक होता है ध्रुव के बाद वो गोविंद तृतीय होता है, वो वहाँ का शासक बन जाता है, लेकिन स्तंभ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में वहाँ पर भी इसकी प्रॉब्लम बनी होती है, जिस कारण से क्या होता है ये भी ऊपर के इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता। जहाँ पर क्या होता है खाली मैदान मिलता है धर्मपाल को, ये भी इन्वॉल्व नहीं, ये भी इन्वॉल्व नहीं। ऐसे में क्या होता है धर्मपाल इस क्षेत्र को जीत करके सेकंड चरण के यानी दूसरे चरण के अंतिम विजेता बन जाते हैं। यहाँ पर बहुत आसानी से खत्म हो जाता है ये दूसरा चरण और धर्मपाल यहाँ का विजेता बनता है। तो आपको याद रखना है प्रथम चरण का विजेता ध्रुव धारावंश राष्ट्रकूट वंश और दूसरे चरण का विजेता जो होता है वो धर्मपाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज अपने इस क्लास का इंपॉर्टेंस बता दिया आपको, मैंने 2 चरण को खत्म कर दिया है। दोस्तों अगली क्लास में मैं आपको बचे हुए जो 4 चरण होते हैं इनको पूरा समझाऊंगा और आपको आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद।